हाय गाइज, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर में। तो आज का जो क्लास है बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि हमने एक क्लास आपके लिए कर दिया था प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक क्लास का वीडियो जो है आपको हमने दिया और उस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और जो लोग इसको देखना भूल गए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th के लिए फिजिक्स का लेसन नंबर 1 और ये जो है आपको अपने साइंस वाले बुक में लेसन नंबर 10 पर मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आपके पास बुक है तो साइंस के बुक में आप NCERT साइंस ले करके लेसन 10 को निकाल करके उसको पढ़ सकते हैं। जब मैं पढ़ा दूँ तो आप पढ़िए, सारी बातें को उसमें आप पाइएगा। दूसरी बात है कि यदि आपके पास भारतीय भवन का किताब है तो वहाँ पे भी जाकर के आप लेसन 1 फिजिक्स का पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, एक बार हम लोग रिपीटेशन कर लेता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया, रिमाइंड हम लोग कर लेते हैं। तो एक बार हमने पढ़ा था प्रकाश, उसके बाद हमने पढ़ा किरण, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किरण पुंज और साथ में किरण पुंज के प्रकार हुए थे अभिसारी, अपसारी और समांतर, जिसका हम लोगों ने डिफिनीशन भी लिखा था। ठीक, डिफिनीशन यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के वहां से डिफिनीशन लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग पढ़े थे दीप्त यानी कि लुमिनस और दूसरा पढ़े थे अदीप्त नॉन लुमिनस। तो ये सभी बातों को हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और हम लोग आ गए हैं कि प्रकाश का परावर्तन। यदि आपको थोड़ा सा लाइट इफेक्ट होगा तो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज पढ़ेंगे। इनका काम तो हम लोगों ने कर लिया, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, दर्पण और साथ में पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार, उत्तल, अवतल। और यहाँ पे उत्तल अवतल तो होगा ही, लेकिन दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के हैं, गोलीय दर्पण और आपको समतल दर्पण, और एक होगा अवतल और उत्तल। इतना बात हम लोग को पढ़ने। ठीक, तो हम लोग इस बात को रफ करेंगे और इस पे फोकस करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको रफ किया जाए, इसको हटा लेता हूं मैं। पहला पॉइंट जो है, इन सारे पॉइंटों को करने के बाद और आप जा करके अपने बुक में इसको देखिएगा, बुक से कहीं ज्यादा यहाँ पाइएगा। ठीक है, बुक से कहीं ज्यादा पाइएगा और जा करके इसका सबूत जो है आप बुक में मिला सकते हैं कि बुक से ज्यादा हमने बताया या नहीं। ठीक है, तो यहाँ कर रहा है प्रकाश का परिवर्तन। सपोज डैट मानते हैं कि आपने प्रत्येक रोज अपनी शक्ल को आईने में देखा होगा, प्रत्येक रोज अपनी शक्ल को आईने में देखा होगा, या आपकी आंख ने कभी पूरे दिन भर में आईना को तो जरूर देखा होगा। जब आपका आंख आईना को देखता है तो आईना भी आपके आंख को देखता है। कैसे देखता है? तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण। अब दूसरी बात होगी, प्रकाश का परिवर्तन तो कहूंगा, लेकिन उसके पहले इन तीनों बातों को आपको याद करवा देता हूँ। आप जानते हैं पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है इसको, लेकिन एक बार प्रकाश जब पाठ पढ़ रहे हैं तो इसको जानना अनिवार्य है। पहली बात है कि ये जो है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है और पूर्ण रूप से चली जाती है। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार गुजर जाता है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार गुजर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी। जैसे यहाँ पे एक वस्तु रख दिया गया और इससे प्रकाश पूरी तरह से आर पार चला जाएगा, पूरी तरह से आर पार चला जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पारदर्शी। तो आप इसका परिभाषा कह सकते हैं कि जिस पदार्थ से प्रकाश का पूर्ण रूप से आवागमन होता है उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी। अब बात हुआ कि लिखा हुआ है पारभासी, पारभासी, तो इस यहाँ पे मैंने यहाँ बना लिया, प्रकाश तो जा रहा है लेकिन धुंधला धुंधला जा रहा है, प्रकाश तो जा रहा है लेकिन धुंधला धुंधला जाए, धुंधला धुंधला जाए यानी कि पूर्ण रूप से ना जाए। तो जिस पदार्थ से प्रकाश अंशतः रूप से जाए या थोड़ा बहुत प्रकाश आर पर जाए तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? पारभासी। ठीक है, यहाँ कहेंगे पारभासी। अब बात हो गया अपारदर्शी,
जिस माध्यम से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, यानी कि आर पार नहीं होगा, केवल और केवल इसका शैडो बना देगा, इसका शैडो जो है इधर बना देगा। तो आप कहिएगा ये वस्तु जो है ये क्या हो गया है, अपारदर्शी हो गया है, अपारदर्शी। ये देखिए पार लिखा हुआ है, पार नहीं करेगा, अपार, पार नहीं करेगा। और देखिए पार करेगा, आभास किया हुआ, भासी लिखा हुआ है, ठीक। पार तो करेगा लेकिन भासी और जुड़ा हुआ है, अभासी, ऐसा पार करेगा, आभास करता हुआ पार करेगा। ये कह रहा है कि पार करेगा और दर्शी, दिखाई भी देगा, पार करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आर पार दिखाई देगा, इसका नाम कहा जाएगा पारदर्शी, ठीक। अब बात हुआ कि इसका एक एग्जाम्पल होना है, तो आप कह सकते हैं कांच, इसमें आप कह सकते हैं कांच, इसमें आप कह सकते हैं सफेद प्लास्टिक, इसमें आप कह सकते हैं साफ जल। स्वच्छ जल में आप जो है एक बाल्टी स्वच्छ जल लीजिए या एक मग जो स्वच्छ जल लीजिए और उसमें जो है एक कसिका डाल दीजिए, आपको एक कसिका दिखाई देगा, ठीक। तो वो पारदर्शी यानी कि प्रकाश का आवागमन हो रहा है। दूसरी बात है कि जैसे आपके घर में कोई कैलेंडर होता है, फोटो होता है किसी गॉडेस का या गॉड का या भगवान का फोटो होता है, तो उसको कांच से हम लोग मढ़ते हैं, तो अंदर के भगवान का पिक्चर जो है बाहर तक हम लोग देखते हैं, यानी कि प्रकाश जो है आर पर अच्छी तरह से चलता है। तो हम लोग कहेंगे कि वो जो है कांच, स्वच्छ जल, सफेद प्लास्टिक, उससे भी कवर किया जाता है किसी कैलेंडर को, ठीक है। तो सफेद प्लास्टिक, तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं क्या, पारदर्शी कह सकता हूं। अब कहिएगा कि सर अपारदर्शी, तो हम बता देंगे, जैसे ये कलम अपारदर्शी है, इससे प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, ठीक है। गंदा जल, गंदा जल में प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपसे कह दिया जाए कि घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच या तिल लगा हुआ कागज, तो तिल लगा हुआ कागज ले लीजिए एक पेपर और उसको इस तरह से देखिए, आपको पता चलेगा कि वहां बल्ब जल रहा है, लेकिन बल्ब का स्थिति कहाँ पे है ये आप देख रहे हैं, लेकिन बल्ब कैसा है, किस कंपनी का है, आप इसको पता नहीं कर सकते। इसका मतलब तो दिखाई तो दे रहा है लेकिन आभास होता हुआ दिखाई रहा है, तो उसको हम लोग कह देंगे, उसको हम लोग कह देंगे यहाँ पारभासी, ठीक है। तो आपको एक बात क्लियर हो गया, यहाँ पे ईटा, पत्थर, चट्टान, लकड़ी कुछ भी कर सकते हैं, किसी उनसे, जैसे अपना दीवार है, इनसे प्रकाश आर पार नहीं होता है, ठीक। अपना दीवार, अपनी कुर्सी, अपना नोटबुक, इनसे प्रकाश का आर पार नहीं होता है, तो हम लोग इसको कह देंगे अपारदर्शी। यानी कि तीन वस्तुएं जो हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, इसको जानने के बाद हम लोग आगे बात बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ अभी। अब हम लोग चलना है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन सुनिए, किसी बिंदु बिंब से आ रही प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है और टकरा करके पुनः अपने लक्ष्य पथ पे लौट जाती है। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कह दिया हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे दो बार कहूंगा, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहना होगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः अपने पथ पे लौट जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। एक बार रुकिए, याद हो जाए तो हमने अभी पढ़ा पारदर्शी, तो बताइए यदि यहाँ पे प्रकाश डाला जाए तो आर पार कर देगा, लौटेगा नहीं। यहाँ पे प्रकाश डाला जाए तो पार तो करेगा लेकिन धुंधला धुंधला पार करेगा, लेकिन यहाँ पे प्रकाश डाला जाए तो पार नहीं होने देगा, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको ले जाओ, ठीक। और आप लोग रिफ्लेक्शन का खेल जो है बहुत किए हैं, ठीक है। आप लोग रिफ्लेक्शन का खेल बहुत किए हैं, मैं उस खेल की याद दिला देता हूँ, और कोई के तो अभी भी करता है। हाँ, क्या करेगा कि धूप वाले दिन में जहां से धूप आ रहा है वहां ऐनक चमकाएगा, वहां कोई ऐनक, मुंह देखने वाला ऐनक जो है, दर्पण, उसको रखेगा ऐसे चमका कर, या कोई अपनी कलाई घड़ी को प्रकाश की दिशा में रख करके अब किसी को मुंह पर रख दिया, किसी का आंख पे चमका दिया, ये सब काम आप लोग करते थे, ठीक है। तो वहां पे आप प्रकाश का परिवर्तन करते थे, लेकिन आपकी जानकारी नहीं थी प्रकाश का परिवर्तन, लेकिन अब यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन जानकारी होगा, ठीक है। और देखिए पहली बात है कि किसी वस्तु को हम लोग तब देखते हैं, इसका डिफिनेशन मैं अभी लिखने वाला हूँ, थोड़ा सा आप लोग तर्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था विज्ञान जो है तर्क की बात होती है। तो यदि आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और आईना के सामने आप जाइए तो आप अपनी शक्ल को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप दर्पण पर फोकस मारिए तो आप अपने शक्ल को देख पाएंगे, क्या देखेंगे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा, बहुत खराब लगेगा। हो सकता है कि दिखाई दे, ऐसे तो नहीं दिखाई देगा, हो सकता है दिखाई भी दे, मान लीजिए किसी बिंदु पर आप खड़े हैं, हो सकता है दिखाई भी दे, तो आपको असली प्रतिबिंब जो है, अच्छा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब अपना
शकल पे आप लाइट जलाते हैं और आईना में देखते हैं और अपने बाल झाड़िएगा तो दिखाई देगा। तो यहाँ से एक बात निकलती है कि पहली बार हमने लाइट को अपने इस पे मारा और हमसे प्रकाश परिवर्तित होकर दर्पण पे गया और दर्पण से परिवर्तित होकर के अपनी आंखों पर आया, तब जाकर के हम अपनी शकल को सामने देखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश को दोहरी प्रवृत्ति होती है और साथ में डबल पाथ की इसको रूल का पालन करना पड़ता है। ठीक, मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं या आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो आप यूं ही नहीं देख रहे हैं, प्रकाश का खेला हो रहा है और आप उस खेला को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो प्रकाश उस वस्तु को, जिस वस्तु को आप देख रहे हैं, उस वस्तु से टकरा करके आपकी आंखों पर आता है और उस आंखों पे आने के बाद परिवर्तित होकर के आप उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पे पड़ेगा, वहां से परिवर्तित होकर के आपकी आंखों पर आता है, तब आप जाकर के उस वस्तु को देखते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं नेत्र दोष। ठीक है, और साथ में मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार इस पाठ का नाम हो गया, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे नेत्र दोष। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नेत्र दोष कौन से होते हैं और हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द आईज, आंख के कितने पार्ट हैं, कौन फोटो बनाता है, कहाँ से आंसू आते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। काला वाला भाग का नाम क्या है, लेकिन हम लोग अभी तो पढ़ रहे हैं प्रकाश और प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे यहाँ पे पहले इसका परिभाषा लिखूंगा। इसका परिभाषा मैं नोट कर लेता हूँ, यहाँ लिखिए। आप चाहे तो हमारे साथ नोट भी कर सकते हैं, ठीक, चाहे तो नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश किरणें प्रकाश को टकराकर पुनः अपने पथ पर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ये बात। ठीक है, प्रकाश को किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः अपने पथ पर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक वस्तु है, ठीक है, जिसका एक पार्ट जो है ढका हुआ है, यानी कि इससे प्रकाश का ये वस्तु जो है, इसको मैं कह दूं, अभी दर्पण पर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैंने दर्पण नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अभी मैं इसको कह दूंगा एक अपारदर्शी वस्तु, इससे प्रकाश किरणें आई और टकराई और टकरा कर कहीं भाग गई। ठीक है, टकराई और टकराई करके कहीं से निकल गई, कहीं से भी निकल सकती है। ठीक है, इसका नियम जो है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी पता करके कहीं से भी निकल गई है। ठीक है, तो ये किरणें आई और गई, तो इस कथन को ये सत्यापित करेगी कि किसी अपारदर्शी वस्तु, इसका नाम हम लोग कर दिया अपारदर्शी, तो किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर प्रकाश को पुनः अपने पथ पे, यानी कि जिधर से आया था, ये नहीं कह दीजिएगा कि इधर से आया था तो ऐसे नहीं जाएगा, जरूरी नहीं है कि जिस एंगल से आया था उसी एंगल से जाएगा। मैंने कह दिया कि अपने ओर, यानी कि इधर का इसका अपना ओर है, उधर किसी भी एंगल से जाए। ठीक, जिधर से आई थी उधर चली जाए, तो हम लोग कहेंगे प्रकाश का परिवर्तन हो गया है। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन हो गया है, तो हम लोग कहते हैं परिभाषा कौन सा कहते हैं, एक बार परिभाषा फिर से, कि यहाँ से आप देख करके रटिए नहीं, सोच लीजिए कि प्रकाश को किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर और पुनः अपने पथ पर लौट जाने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश परिवर्तन के कुछ नियम भी है। ठीक है, प्रकाश परिवर्तन के कुछ नियम है, उस नियम को देख लिया जाए, और प्रकाश परिवर्तन के नियम से कुछ बातें आपको न्यूमेरिकल टाइप का भी आएगी। ठीक है, तो मैं आपको, आप अपने किताब में जाइएगा, प्रकाश का परिवर्तन पढ़िएगा और मेरी बातों को भी आप मिलाइएगा कि आप बुक से ज्यादा बताया मैंने आपको या कम बताया। ठीक है, ये आपको प्रूफ के लिए मैं कह दिया। ये देखिए, सबसे पहला बात एक बात, यहाँ मैं थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखूंगा। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। वो कौन कौन से दो नियम हैं, अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला नियम क्या होगा, इसके लिए हमको ऊपर वाली बातों को रफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऊपर से रफ करने वाला हूँ, आप चाहे तो
पूरा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा इधर से हट सकता हूँ या आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखें, जब मैं बताता हूँ तो आप नोट करने की फेरा में ना रहें, ठीक है। मैं खुद एक बार साइड में हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन जब मैं बताने के लिए क्रियाकलाप में होता हूँ तो उस समय आप ना नोट करें, केवल आप सुनने का नाम करें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा एक बात कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन। और यहाँ पे मैं एक बात कहता हूँ कि हम लोग यहाँ लिखे हुए थे कि लिखे हुए थे प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। एक बात है आपसे कहनी है कि थोड़ा सा नॉइज पोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा है, पापी पूछ सुनाई देगा, तो इसके लिए आप निश्चित रहिए, ठीक है। थोड़ा सा हल्ला हो रहा है तो हम लोग सड़क पे हैं, थोड़ा सा हल्ला होगा, लेकिन पढ़ाई भी ज्यादा फोकस करेंगे लोग, ठीक है। तो प्रकाश परिवर्तन के दो नियम हैं। तो सबसे पहले मैं एक आकृति बनाऊंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा। उस डायग्राम के अनुसार आपको, आप जो बुक में पढ़े थे पहले प्रकाश परिवर्तन, उससे कहीं ज्यादा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे होगा कि ये बात होगी, एक हमने ले लिया दर्पण। अभी समझ लीजिए ये है दर्पण, लेकिन दर्पण को हम लोग इतना अच्छा पढ़ने वाले हैं, अभी तो पॉइंट आएगा अपना, दर्पण आने वाला है। दर्पण को मैं बताऊंगा कि ये हम लोग कलाई क्यों करते हैं, किससे करना चाहिए कि आपका दर्पण हमेशा के लिए बढ़िया रहे, ठीक है। और कौन सा वो द्रव्य माध्यम है, कौन सा वो ठोस माध्यम है कि आप उससे कलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो दर्पण हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप अभी समझिए एक दर्पण हमने ले लिया है, वो भी दर्पण लिया है समतल दर्पण, ठीक है, जिसमें आप अपना शकल देखते हैं, वही समतल दर्पण है, ठीक। तो हमने एक समतल दर्पण लिया और इस पे एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणों को भेज दिया। प्रकाश स्रोत मतलब आप टर्च ले सकते हैं, आप बल्ब ले सकते हैं, आप लेजर लाइट ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, मोमबत्ती का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रकाशीय वस्तु का यूज कर सकते हैं। तो हमने इसको लिया और साथ में जब ये प्रकाश किरणें आई तो टकरा करके वापस लौट गई। तो हमने यहाँ पे डाल दिया अभिलंब, हमने यहाँ पे डाल लिया अभिलंब, यहाँ पे हमने डाल दिया अभिलंब। अभिलंब का काम 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप बात क्या रखिएगा, अभिलंब का काम 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यहाँ से कुछ विशेष बात बताने वाला हूँ, कुछ विशेष बात बताऊंगा। लेकिन पहले तो प्रकाश का परिवर्तन बता लूं, ठीक, प्रकाश का परिवर्तन बता लूंगा, उसके बाद विशेष बात हम लोग बताएंगे। तो ये देखिए, प्रकाश की किरणें आ रही हैं और दर्पण से टकरा करके वापस लौट जा रही हैं। जैसे ही वापस लौटे तो इसको हम लोग यहाँ से दो बार निकल करके आता है, ठीक है। इसका हम लोग कहेंगे नाम आपतित किरण, हाँ, आपतित किरण, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। आने वाली किरण को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। इसका हम लोग नाम कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसका हमने नाम दिया परावर्तित किरण, ठीक है। तो एक बात होगा कि जहां पे ये गंध किरणें आकर के मिली वहां से ही चली गई, तो एक ही बिंदु यहाँ पे कौन हो रहा है, आने वाली बिंदु और आने वाली किरण और जाने वाली किरण के लिए एक बिंदु जो है कॉमन हो रहा है, यानी कि ये बिंदु नहीं रहता तो आपको नहीं पता चलता कि कहाँ पे आगे गिरी हुई है और कहाँ से जाकर के लौटेगी, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जो बिंदु है कॉमन पॉइंट है और इसी पर आकर किरणें आपतित हुई है, तो इसका नाम हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन, आपतन बिंदु। और ये जो है अपना दर्पण है कोई, और कोई दर्पण क्या आपने सुन ही लिया था हमसे कि ये हम लोग का समतल दर्पण हम लोगों ने, ठीक है। तो दर्पण कोई दूसरा नहीं, समतल दर्पण ही हम लोग लेंगे, ठीक है। कोई दूसरा दर्पण का यूज हम लोग तो करेंगे नहीं। आप देख रहे हैं कि फ्लैट सतह है यानी कि समतल है, तो हम लोग समतल दर्पण का ही यूज करेंगे। अब हम लोग का नियम हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखने वाला हूँ, आपतन, इसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। और देखिए एक बात और बताना है जो छूट गया है, आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये बात हो रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं आर। आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट या
आपतन कोण आप इसको कह सकते हैं। ठीक, इसको कह सकते हैं परावर्तन कोण। इसको मैं नाम भी दे देता हूँ ताकि किसी को दिक्कत कोई ना हो। ठीक, ऐसे तो इसको हम लोग पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं। इसका नाम है आपतन कोण। आपतन कोण और आपतन कोण, इसका नाम जो होगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये बात रह गया। अब तो दिक्कत नहीं होने वाली है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण। और कुल मिला जुला कह दूं कि आपतन कोण को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे तो आपतित किरण, ये हुई परावर्तित किरण, बीच में बनने वाला कोण का नाम हुआ आपतन कोण और इनके बीच में बनने वाला कोण का नाम हुआ परावर्तन कोण। और इसका नाम आप लोग को मालूम हो गया है, इसका नाम जो है अभिलंब है। अभिलंब, अभिलंब इसका नाम है। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल है, ये अपना मिरर है, इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्टिव एंगल है और साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये है जो आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब। तो चलते हैं अब हम लोग इसका बात। पहले अगर यदि आपसे अभी इस फोटो जो है, ये फोटो बहुत सी सिखाने वाला है। डिफिनेशन तो याद करवा देगा, ये फोटो ही डिफिनेशन को बता देता है कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि आपतन कोण किसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि आपतन कोण किसको कहते हैं, तो आप कहिएगा कि आपतित किरण और साथ में अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, एक बार फिर से कि ये देखिए ये किनके बीच में बना है, तो आप कहेगा आपतित किरण है एगो एंड अभिलंब है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और साथ में ये अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। उसी तरह से हम लोग कहेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। ठीक है, तो पहला नियम आपको मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहला नहीं दोनों नियम लिख दिया जाएगा, क्योंकि कह दिया गया है कि प्रकाश परावर्तन के दो नियम। ठीक है, प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। तो पहला नियम हो रहा है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल में या एक ही बिंदु पर कह सकते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इस नियम को एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कितना सही है, ये आप फोटो से मिलाइए। कह रहा है कि आपतित किरण, आने वाली किरण, परावर्तित किरण, जाने वाली किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है यहाँ पे, तीनों एक ही तल में है का, तो तीनों एक ही तल में है, बिल्कुल सात्विक एकदम सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है 2 नंबर कि आपतन कोण, आपतन कोण सदैव, कोण सदैव, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बात हमने लिख लिया, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो रहा है। लेकिन कुछ लिखावट में दिक्कत होगा तो आप मैनेज करिएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा चढ़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको मैनेज करेंगे क्योंकि मैं नीचे दिख रहा हूँ और थोड़ा सा दिक्कत है, इधर हम लोग नहीं जा सकते ताकि आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपतित किरण, पहला नंबर तो बात है कि यहीं पे हम लोग इसको सीख लिया जाए। ठीक है, बाद में नोट्स करने की जरूरत पड़ेगी तो नोट्स करिएगा, लेकिन याद करने की बार जरूरत नहीं पड़े, ऐसा हम लोग काम करें। कह रहा है इस फोटो जो है, इस फोटो को समझ लीजिए और यही सब बता देगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात हम लोग कह सकते हैं, यदि आपको नीचे दिखाई देगा तो मैं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं कि एंगल
आई इक्वल टू एंगल आर दिखाई दे रहा है, एंगल आई इक्वल टू आर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं जुगाड़ कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से भी दिखाई दे, अच्छी तरह से दिखाई दे, ठीक है। अब आपको दिखाई देगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब बात होगा कि आई मतलब आपतन कोण, आई मतलब आपतन कोण और आर मतलब परावर्तन कोण, ठीक है। थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा परावर्तन कोण, तो सुन लीजिए, मैं तो बोल ही दिया हूँ कि परावर्तन कोण, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपको कम दिखाई दे रहा होगा, परावर्तन कोण उसको दिखा गया। अब बात हो रहा है कि कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में है। ये तो हमारा पहला शर्त है। दूसरा शब्द कर रहा है, यहाँ से कम हो रहा है, दूसरा शब्द कर रहा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। और यहाँ से आप एक बात समझ लीजिए कि यदि कोई प्रकाश किरण 30 डिग्री के कोण से आ रही है, हाँ भाई यहाँ पे 30 डिग्री के कोण से आ रही है, तो परावर्तित भी होगी कितना डिग्री के कोण से, 30 डिग्री के कोण से। ये आपको न्यूमेरिकल वैरायटी के लिए ध्यान में रख लेना होगा, ठीक है, कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब हम आपको ये बात क्लियर कर दिया, प्रकाश का परिवर्तन हमने आपको क्लियर कर दिया। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या एक बार में ही स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैंने तो साइड हो गया, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम लोग को पढ़ना है अब दर्पण, ठीक। हम लोगों ने प्रकाश का परिवर्तन पढ़ लिया, पारदर्शी अपारदर्शी पढ़ लिया और साथ में अपारदर्शी भी पढ़ लिया। अब हम लोग की बारी है दर्पण की। तो हम लोग दर्पण तो पढ़ेंगे लेकिन उसको रफ करेंगे और उसको रफ करेंगे। और हमने कह दिया कि आपको प्रकाश का परिवर्तन बहुत ही ज्यादा पढ़ाने वाला है, तो आप थोड़ा सा सब्र करिए। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल टाइप में आएंगे तो आपको बताएंगे, वहां पे एक चीज पढ़ना है विचलन कोण, ठीक है। यदि विचलन कोण पढ़ लिया और साइन आई साइन आर पढ़ लिया तो आपको समतल दर्पण से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा दिन का इंतजार करिए, जब मैं दर्पण समाप्त कर लेता हूँ तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का न्यूमेरिकल और साथ में समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में आपको समाप्त कर दूंगा। और उस दिन से आप कहिएगा कि हमको न्यूमेरिकल दर्पण से संबंधित नहीं आता है, ठीक है। आपको मैग्निफिकेशन भी पढ़ा दूंगा। उसके बाद जो है आप कभी नहीं कर सकते हैं कि हमको प्रकाश परावर्तन का कोई भी न्यूमेरिकल हमको तंग करता है, ठीक है, तंग नहीं करेगा। तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं कह देता हूँ कि विचलन कोण होता क्या है, ठीक है। विचलन कोण क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ये सभी नाम को हटाना पड़ेगा, ये सभी को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि आपको बता दिया हूँ कि विचलन कोण बताने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। और साथ में आपने सभी नामों को जान लिया। ये किरण होती है आने वाली, तो आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, लंब डालेंगे उसका नाम हो जाएगा अभिलंब, ठीक है। तो एक बात सुनिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं विचलन, विचलन कोण, ठीक है, विचलन कोण। तो यदि एक प्रकाश किरण को मैं यहाँ बुलाता हूँ, एक प्रकाश किरण को मैं यहाँ बुलाता हूँ और ये वापस लौट जाती है और यहाँ पे अपना हुआ अभिलंब, ठीक है, यहाँ पे हुआ अभिलंब। तो आप कहेंगे कि हाँ अभिलंब तो है, थोड़ा सा मैं इसको गाढ़ा बना देता हूँ, अभिलंब तो है, लेकिन रुकिए, लेकिन क्या हुआ, ये आई हुआ और ये क्या हुआ, आर हुआ। अब बात हुआ विचलन। एक थोड़ा सा कल्पना करिए, तो ये किरण आ रही थी, इसको जाना था इधर जाना था, लेकिन ये जो है लौट के चल गई उधर, तो विचलित हुई है, विचलित तो हुई है क्योंकि इसको जाना था इधर और ये, हाँ इसको जाना था इधर, लेकिन ये लौट के चल गई है इधर, तो विचलित तो हुई है। अब कोई कहेगा कितना डिग्री का विचलित हुई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका विचलन कोण होता है, ठीक है, पूरा विचलन कोण होता है। इसको हम लोग सूचित करते हैं डी से। क्या सूचित करेंगे, डी से सूचित करेंगे, ठीक है। अब बात हुआ कि विचलन कोण हुआ, तो आपको एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का बात याद आ गया होगा, जो 9 क्लास में पढ़े थे, रैखिक युग्म अभिक्रिया, लीनियर पेयर एक्स, ठीक। कि जब कोई रेखा पे कोई किरण आगे खड़ी होती है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए ये पूरा मिला करके 180 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि आई ये और ये पूरा डी मिला करके 180 डिग्री बनाएंगे। तो यदि आपसे कोई कहता है कि कोई किरण आने वाले किरण का मान 40 डिग्री है, यानी कि कोई किरण जो है अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप विचलन कोण बताइए, विचलन कोण बताइए। तो पहली बात एक काम करना होगा कि आई बराबर आर होता है,
तो ये 40 है, तो ये भी कितना का हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन को आप स्ट्रेट लाइन कहें और इसको तीनों कोण को मिला करके होगा 180 डिग्री। तो कहेंगे आई प्लस आर प्लस डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। आई प्लस आर प्लस डी बराबर 180 डिग्री। तो आई का मान कितना है, 40 है, आर का मान कितना है, 40 है, और डी का मान कितना है नहीं मालूम, छोड़ दीजिए, जो कहते हैं 180 डिग्री, यानी कि डी इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 40 कितना हो गया है 80, यानी कि डी का मान कितना हो गया है 100 डिग्री, ठीक है। डी का मान 100 डिग्री। ये तो अभी शुरुआत है, अभी इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे और इससे न्यूमेरिकल कोई छूट नहीं सकता, इससे न्यूमेरिकल कोई छूट नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं तो ये बाद में बताऊंगा, ठीक, आगे क्लास में बताऊंगा। न्यूमेरिकल अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं पॉइंट का अध्ययन कर रहे हैं। मैं इसको हटाने वाला हूं और अगला बात जो है अपना आने वाला है दर्पण, ठीक है, दर्पण। तो एक बात मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि यदि आप पढ़ के भी किसी बात को गलती बोलते हैं तो आपकी ना समझिए, ठीक है। यानी कि जैसे आप किसी को चीज को पढ़ लिया, चीज ना छोड़िए, मैं पॉइंट पे आता हूँ, चीज छोड़ देता हूँ। यदि आपसे कुछ रोज पहले कहा गया कि मैगी में शीशा पाया गया है, ठीक है, मैगी में शीशा पाया गया है, शीशा यानी कि आप खाते होंगे तो मुंह में गड़ता होगा वो वाला शीशा, तो ऐसा तो शीशा होता नहीं है, ठीक है। तो आपको शीशा नहीं कहना होगा आज से, ठीक, आपको आज से दर्पण में कांच कहना होगा या तो दर्पण कहना होगा, यहाँ पे कांच कहना होगा या तो दर्पण कहना होगा। तो सबसे पहले बात होगा कि हम लोग कांच किसको कहेंगे, ठीक है, और दर्पण किसको कहेंगे, और शीशा भी किसको कहेंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात है कि शीशा मतलब रंगक को कहते हैं, गंधक को, ठीक है, जिसको आपको खाने के लिए अगर इसमें मिला दिया जाएगा, खाने वाले सामान में मिला दिया जाता है तो आपके लिए हानिकारक है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे तो जरूरत है उसकी, लेकिन अत्यधिकता हो जाएगी तो गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग आज से शीशा नहीं कहेंगे, ठीक, और कब कहेंगे कांच, अब कब कहेंगे दर्पण। यदि आपके घर में एक कैलेंडर है, फोटो है हनुमान जी का, शंकर जी का, कोई देवी देवता का फोटो है, गॉड गॉडेस का, तो आप उसमें जो प्रयोग दिख रहे हैं कांच, जिसमें आर पर हम लोग दिख रहे हैं, तो उसको आप कांच कहिए, ठीक, कांच कहिए। और जब उसमें आप शक्ल देखते हैं किसी कांच में तो आप उसको दर्पण कहिए, मिरर। याद रहेगा बात कि जिसमें आप आर पर देखते हैं, जिस कांच में आर पर देखते हैं उसको केवल और केवल कांच कहना है, और जिसमें आप शक्ल देखते हैं उसको दर्पण कहना है, चाहे वो कोई भी बात, ठीक है। यदि आपको एक नई गाड़ी आती है या आप नया साइकिल खरीदा तो उस पर यदि आप अपना शक्ल देखते हैं तो आप उसको दर्पण कह सकते हैं, क्योंकि प्रकाश का नियमित परिवर्तन हो रहा है, तभी आप अपना शक्ल जो है उसमें देखते हैं। हाँ, हो सकता है आप इस तरह का मुंह देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, किसी आप छिपा पर, किसी घंटी पर आप अपनी शक्ल को जाकर देखिएगा तो इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि उसका क्वालिटी है धसा होने के कारण, उठे होने के कारण, तो हम लोग सभी पढ़ेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि परिवर्तन होगा और या परिवर्तन नहीं होगा तो आपको नाम क्या करना है। शीशा तो आपको कहना ही नहीं है। तो कहता है कि हम लोग शीशा में मुंह देख रहे हैं, लेकिन आप शीशा में मुंह नहीं देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं मुंह दर्पण में, आप मुंह देख रहे हैं कांच में, ठीक है। ये कांच में जब हम लोग कांच को एक बार ढक देंगे तो हम लोग का दर्पण बनेगा। तो आइए सबसे शुरू करते हैं दर्पण की कहानी, ठीक है, कहाँ से दर्पण आया है। दर्पण की कहानी शुरू होती है, अब देखिए, एक हमने कांच लिया, ठीक है, हमने लिया कांच, याद करेंगे और बात का गौर करेंगे कि हमने कांच लिया है, शीशा नहीं लिया है, ठीक है। तो हमने इसको लिया ये, तो अब बात हुआ कि इसमें तो हमने बोल दिया कि कांच है, तो प्रकाश ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई फोटो रख दिया गया तो यहाँ पे इसको हम लोग देख सकते हैं आर पर, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस पे कलई कर दिया, ठीक है, कर दिया कलई। आपको दो बात मिलेगा, एक बात मिलेगा कलई, एक बात मिलेगा रजतित, रजतित कर दिया, ठीक है, कलई या रजतित कर दिया, ठीक है। तो और आपको एक बात मिलेगा पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग भी आप कर सकते हैं इसको। तो देखिए, यदि किसी दर्पण को, कांच को दर्पण बनाना है तो सबसे पहली बात हमारी सुनिए, ये तो ऐसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन जानकारी के तौर पे आप हमसे एक बात सीख लीजिए। आप इसके पीछे लेपन करेंगे। हाँ, एक बात हमें याद आ गया तो इसको भी लिखता हूँ, लेपन हम लोग कर सकते हैं, लेपन। तो आप क्या चीज का लेपन करेंगे आप यहाँ देखिए, ठीक है। तो आप चाहे तो HG का लेपन कर सकते हैं, ठीक है, HG मतलब मरकरी,
ठीक। और AU का लेपन कर सकते हैं। AU मतलब होता है चांदी, ठीक है। और चाहे तो आप अगर लिक्विड लेना चाहते हैं तो तारपीन का तेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ से कभी भी आपको किसी भी तरह का कोई कह दे कि यदि दर्पण को द्रवीय माध्यम से लेपित करना है तो क्या करेंगे, तो द्रवीय माध्यम से लेपित करना है तो मैं तारपीन का तेल भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और HG का भी यूज कर सकता हूँ, मरकरी का, पारा का, ठीक है। और साथ में चांदी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अब बात रह गई कि चांदी जो है सबसे बेस्ट आदमी है। एक बात करके समझ लीजिएगा कि तीनों चीज से कर सकता हूँ, लेकिन चांदी जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का आदमी होता है, तो उससे हम लोग कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि क्या 5 रुपए का ऐनक लेंगे तो उसमें भी हम लोग चांदी का कलर रहता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रुकिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं कांच को दर्पण बनाऊं तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, उस पर सबसे पहले तो इसका एक विद्युत लेपन चाहिए। विद्युत लेपन ना परंतु इसका केवल लेपन चाहिए, और उसको हम लोग पिघला करके ब्रश से पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद वो जो है किसी से रिएक्शन ना करे, वायु से रिएक्शन ना करे या किसी एसिड से रिएक्शन ना करे, उसके लिए हम लोगों ने एक गाढ़ा पेंट उसके पीछे मार दिया। अब वो जो चांदी का परत जो है पीछे चला गया और पेंट जो है सामने आ गया, यानी कि अब खराब भी होगा तो पेंट खराब होगा, चांदी का परत खराब नहीं होगा। ऐसा काम आप मरकरी के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा काम आप तारपीन के साथ भी करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी किसी दर्पण के पीछे भाग को देखिएगा तो पेंट ही किया रहेगा, चांदी और तारपीन, और ना तो मरकरी आपको दिखाई नहीं देने वाला है। तो दूसरी बात है कि यदि आप 5 रुपए वाला ऐनक खरीदते हैं तो उसमें आपको चांदी नहीं मिलेगा। तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े इमारतों में, बड़े बड़े प्रतिष्ठित हॉस्टलों में, और साथ में आप किसी श्रृंगार की दुकान में जो आईना का प्रयोग देखते हैं या बड़े बड़े मॉलों में आईना का प्रयोग देखते हैं, तो उसमें जो है शकल बहुत फ्रेश दिखाता है। ऐसे तो 5 रुपए वाला में भी दिखाई देगा, लेकिन लाइफ टाइम जो है कम पैसा का कम नहीं रहेगा। पेंट छुटक जाएंगे, दर्पण खराब। लेकिन ये जो है चांदी का जो परत मारा हुआ है ये लंबे समय तक चलेगा। तो इस साइज का एक दर्पण किसी ने खरीदा तो दुकानदार ने कहा 150 रुपया, और इसी साइज का एक दर्पण किसी ने खरीदा तो दुकानदार ने कहा 50 रुपया। तो आप कहेंगे दुकानदार ठग रहा है क्या? तो सबसे पहले आप पता करिए कि लेपन किस चीज का है। यदि चांदी का लेपन है तो महंगा मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा, यानी कि बहुत दिन तक चलेगा। यदि 50 रुपया का दाम कह रहा है तो आपको याद कर लेना होगा कि कम दाम बता रहा है, इसका मतलब जो है कि लेपन चांदी का नहीं है, ठीक है, किसी अन्य धातु का है और पेंट गाढ़ा मार दिया गया है। पेंट की अधिकता है, धातु की अधिकता कम है, यानी कि वहाँ मरकरी भी हो सकता है, ठीक है, या नहीं तो केवल और केवल पेंट हो सकता है, ठीक है। इतना काम किया गया है तब जाकर दर्पण बना हुआ है। अब एक पार्ट को तो हम दिया गया है, इतनी बात आप क्लियर कर लेंगे कि हम लोग दर्पण को परिवर्तित बनाने के लिए तारपीन का तेल, मरकरी, चांदी का लेपन हम लोग कर सकते हैं, या तो केवल गाढ़ा पेंट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। यानी कि कम दाम को बनाना है, 2 रुपए 5 रुपए वाला ऐनक बनाना है तो केवल पेंट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसको मैं हटाऊंगा, दर्पण की कहानी हमने कर दिया। अब देखिए दर्पण जो है यहाँ लिखा हुआ है, दर्पण के प्रकार समतल और उत्तल, समतल और गोलीय दर्पण। हाँ, अगर आपसे कोई कहा जाए कि दर्पण कै गो होता है और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो एक बात अभी रुक जाइए, एक तो बात सुन लीजिए। यदि हमारे हाथों में इस तरह से है, कह दिया जाए कि आपके पास कै गो पेन है, तो मैं कहूंगा 2 ठो पेन है। अब कै प्रकार का है तो पर भी कहूंगा 2 ठो है, क्योंकि एक ठो ब्लैक है, एक ठो ब्लू है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक फोटो देखा जाए तो यहाँ पे डायग्राम से जाए, इस बात को ध्यान में रखिए। कोई उल्टा जवाब दे देता है, जानते हुए भी उल्टा जवाब दे देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात सुनते हैं। मान लीजिए 1 2 3 और एक बात और 1 2, ये सभी पेन है अपने पास, ठीक। इन पेन में से 2 ठो पेन कैसे हैं, ब्लू है, और 3 ठो पेन कैसे हैं, ब्लैक है। तो यदि हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे पास कै गो कलम है, ठीक है, तुम्हारे पास कै गो कलम है, तो ये तो 1 2 3 4 5 6, कहेंगे हमारे पास 6 गो कलम है। अगर हमसे पूछता है कि कै प्रकार का कलम है, ठीक, तो कै प्रकार का देखिए तो एक प्रकार का यहाँ और एक प्रकार का यहाँ, यानी कि 2 प्रकार का कलम है। एगो लाल नहीं, एक ठो ब्लैक, एक ठो ब्लू, यानी कि नीला है एगो, और एक ठो प्रकार है ब्लू का। यानी कि प्रकार पूछता है तो प्रकार कुछ बताऊंगा, यदि कहता है कै गो होता है तो पूरा धरके बता दूंगा, ठीक है। यदि आपसे अभी कोई पूछे कि दर्पण कै गो, तो आप कहेगा 1 2 3 4। अब कै प्रकार के है तो कहना पड़ेगा 1 2 प्रकार का है।
और आपको कहना पड़ेगा 2 प्रकार का होता है, लेकिन गोलीय दर्पण का फिर 2 प्रकार होता है। ठीक है, अब तुम गिन लो कितना प्रकार का होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। इसको मैं हटा देता हूं। तो देखिए, समतल दर्पण, जिस दर्पण का पहले तो एक फोटो चाहिए, एक फोटो हमने यहां बना दी, ये हुआ समतल। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। मैं एक गोला बना लेता हूं और इस गोला को आधा आधा काट देता हूं। ठीक है, एक भाग को मैं अंदर से पेंट कर देता हूं और एक भाग को बाहर से पेंट कर देता हूं। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल करके आ जाएगा। एक भाग इधर से मिले और एक भाग जो है अंदर से पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी तो मैं ये आपको एक कहानी जैसे सुना रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर टाइप का है, लेकिन जब मैं डिफिनेशन दूंगा तो इसका एक अच्छा फोटो बनाया जाएगा और डिफिनेशन याद होने लायक फोटो बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल नहीं होगा तो देखिए नियमित परावर्तक नहीं होगा। जैसे इस तरह का कोई दर्पण आ जाए और खुरदरा हो जाए तो देखिए प्रकाश किरणें यहाँ आएगी और किधर घूमेंगी आपको मालूम नहीं है। तो इस तरह से आपको विसरित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्या होगा? विसरित। विसरित मतलब बिगड़ा हुआ, कोई नियम का पालन नहीं करेगा, तो उसमें आपका शकल जो है ऐसा इसी का फोटो दिखाई देगा। ठीक है, हंसी की बात नहीं है, आपको समझाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह का फोटो दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको हटाएंगे और कह रहा है गोलीय दर्पण, समतल दर्पण का एक बार डिफिनेशन एक बार और सुन लीजिए। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक पार्ट होता है, भाग होता है, यानी कि एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है, यानी किसी एक को आप पकड़ सकते हैं। अरे भाई, एक रोटी को 2 भाग में तोड़िएगा तो एक हिस्सा आपको मिलेगा, एक हिस्सा देखिए दूसरे को मिलेगा, तो 2 हिस्सा हो करेगा। तो वो किसका भाग है? यानी कि रोटी का टुकड़ा किसका पार्ट है? तो रोटी का पार्ट है। तो ये जो है किसका पार्ट है? ये दोनों किसके पार्ट है? तो इस गोले के पार्ट है। तो आपको यहाँ से डिफिनेशन बनाया गया होगा क्या कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का पार्ट होता है या भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो जहां तक आपने पढ़ा गोलीय दर्पण या दर्पण की प्रकार, समतल, गोलीय दर्पण, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल और अवतल। ठीक है, तो देखिए उत्तल और अवतल अभी आपको समझा देता हूँ और इसका डिफिनेशन जो है मैं बिल्कुल अच्छी तरह से आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो एक पार्ट हमने इस तरह से लिया और एक पार्ट हमने इस तरह से लिया। एक पार्ट ये वाला ले लिया और इधर हमने पेंट कर दिया, और एक पार्ट इस तरह से लिया और इधर हमने पेंट कर लिया। मैं अब की बार इधर पेंट करने वाला हूं। ठीक है, और इसको तो मैं अलग तरह से तोड़ूंगा। ये सब पॉइंट अपने खत्म हो गए, हम लोग को पढ़ना है अब उत्तल अवतल। इतना अच्छी तरह से तोड़ा जाएगा कि प्रत्येक बिंदु को इसको समझाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। ये देखिए, इधर तो पेंट किया हुआ है, तो आपको शकल किधर से दिखाई देगा, यानी प्रकाश किधर से आएगी? तो प्रकाश किरणें इधर से आएंगी। ठीक है, टकरा करके कहीं से लौटेंगी, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश किरणें आएंगी, यहाँ पे प्रकाश किरणें जो आएंगी ये लौटेंगी नहीं, टकरा करके अंदर नहीं जाएंगी, बल्कि इधर कहीं लौट गई। दूसरी किरण चलेंगी इधर आकर के इधर लौट गई। तो हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ पे बढ़ा दिया, और मैं एक किरण को इस तरह से लेके जा रहा हूँ, तो ये भी जाएंगी। थोड़ा सा एक बार और मैं इसको अच्छी तरह से बना लूँ। यहाँ से एक किरण को ले गए, ये टकरा करके इधर आ गई, एक किरण को हमने फिर से यहाँ से छोड़ा और इधर आकर के टकरा गई। ठीक है, कुछ भी स्थिति हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक ही किरण को दिखाऊंगा। एक किरण जा रही है और जा करके लौट जा रही है। ये बात हो गया। मैं क्या लिखा हूँ? एफ सी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अभी एक बात बताने वाला हूँ कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, ये देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई दे रहा हुआ है, यानी कि प्रकाश किधर से आ रहा है? धंसे हुए पार्ट से। यानी जिस दर्पण के धंसे हुए पार्ट से प्रकाश का परिवर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाएगा? अवतल, धंसा, अवतल। और जिस दर्पण के उठे हुए, देखिए प्रकाश जो आया है उठा हुआ भाग पे आया है, तो उठे हुए भाग से प्रकाश का परिवर्तन होगा, उसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, और कल
इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा केवल मैं आपको डिफिनेशन दिया हूँ। कल हम लोग का जो पॉइंट होने वाला है मात्र यही पॉइंट होने वाला है। दर्पण, समतल, गोलिया, उत्तल, अवतल, क्या क्या इसमें होता है हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में और इसी जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।